Now let us start chapter 2 of our statistical techniques, that is measures of dispersion. Now first of all, what is the meaning of dispersion? Dispersion का मतलब है कि कोई चीज़ कितनी फैली हुई है, कितनी स्कैटर्ड है, कितनी वेरी कर रही है, उसको और अच्छे से समझो. लेट अस सपोज मेरे पास इंडिविजुअल सीरीज़ है, राइट? और मुझे उस इंडिविजुअल सीरीज़ की सेंट्रल वैल्यू भी पता है. आई मीन मुझे अर्थमेटिक मीन पता है या मीडियन पता है, कोई भी सेंट्रल वैल्यू, कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी मुझे पता है उस सीरीज़ की, राइट? अब मेरे जो इंडिविजुअल सीरीज़ की आइटम्स हैं या वैल्यूज़ हैं, वो उस मिड पॉइंट से कितनी दूरी पर हैं, दैट इज़ डिस्पर्जन. डिस्पर्जन मीन्स कि मेरी सीरीज़, नाउ लेट अस सपोज कि मेरे पास एक इंडिविजुअल सीरीज़ है. मैं आपको सिर्फ थ्योरी समझा रही हूँ, बाकी हमने न्यूमेरिकल्स ही करने हैं, पेपर्स में न्यूमेरिकल्स ही आएंगे. बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन मीन्स डिस्पर्जन फाइंड करने के मेजर्स, तरीके. बट हमें पता होना चाहिए कि डिस्पर्जन क्या होता है, ठीक है? लेट अस सपोज मेरे पास एक इंडिविजुअल सीरीज़ है. वो सीरीज़ का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 0 है एंड हाईएस्ट नंबर 10 है, फाइन. एंड उसका अर्थमेटिक मीन आता है 5, फाइन. नाउ लेट अस सपोज मेरे पास एक और सीरीज़ है, ठीक है, जिसका लोएस्ट नंबर 0 है बट हाईएस्ट नंबर 100 है, फाइन. और उसका अरिथमेटिक मीन भी 5 है. लेट अस सपोज ज़्यादा नंबर्स 5 के आसपास है, 100 तक कोई एक आधा नंबर है, ठीक है, तो उसका अर्थमेटिक मीन भी 5 निकल आया. अब हम क्या कहेंगे, कौन सी सीरीज़ ज़्यादा डिस्पर्स्ड है? जो सीरीज 0 से 100 तक है. नेचुरली दैट सीरीज इज मोर डिस्पर्स्ड एज कंपेयर टू द सीरीज विच इज फ्रॉम 0 to 10. 0 to 10 वाली कम स्कैटर्ड है, 0 to 100 वाली ज़्यादा स्कैटर्ड है. सो दिस इज डिस्पर्जन एंड द मेथड्स फॉर मेजरिंग डिस्पर्जन आर कॉल्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. Now there are two methods for measuring dispersion. One are numerical methods and other are graphical methods. Graphical methods are not in our syllabus. We are not going to do this. Now we'll start with the numerical methods. अब numerical methods भी दो तरह के हैं. या एक है limits find करने वाले methods, एक है movements find करने वाले methods, ठीक है? So हम ये सब जब कर लेंगे then our chapter will be over. फाइन. सो लेट अस स्टार्ट विद द मेथड ऑफ लिमिट्स. मेथड ऑफ लिमिट्स में हम क्या क्या मेजर्स आ जाते हैं? रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, परसेंटाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, ये सब हम इसके फॉर्मूलाज करेंगे तो हमें क्लियर होगा. सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद दिस पोर्शन, मेथड ऑफ लिमिट्स, विच इज़ वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर मेजरिंग डिस्पर्जन, राइट? सो डिफरेंट मेथड ऑफ लिमिट्स आर, द फर्स्ट वन इज़ रेंज. रेंज बहुत सिंपल है. हमें इंडिविजुअल सीरीज़ गिवन है, ठीक है, तो उसमें सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे. देन हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, वो रेंज होती है. न्यूमेरिकल से और क्लियर हो जाएगा. एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू. वेरी सिंपल. नेक्स्ट इज इंटरक्वार्टाइल रेंज. इंटरक्वार्टाइल रेंज में 3 वैल्यूज आती हैं. एक है इंटरक्वार्टाइल रेंज. इंटरक्वार्टाइल रेंज कैसे निकालते हैं? Q3 माइनस Q1. आपको याद है हमने लास्ट चैप्टर में किया था, थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल. तो आपको क्वार्टाइल्स निकालने हर सीरीज़ के आते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज़ हो, चाहे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, एंड चाहे कंटिन्यू सीरीज़ हो. यू नो हाउ टू फाइंड वैल्यूज़ ऑफ क्वार्टाइल्स Q3 एंड Q1. इंस्टेड कि आपको तो सारे पार्टीशन वैल्यूज़ निकालने आते हैं, ठीक है. सो उसमें से हमें Q3 और Q1 चाहिए इंटरक्वार्टाइल रेंज के लिए. देन सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, सेमी मीन्स इंटरक्वार्टाइल रेंज का हाफ, सो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे. एंड सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज को क्वार्टाइल डेविएशन भी कह देते हैं. एंड लास्ट इज कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, दैट इज Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1. जैसे इसका था कोफिशिएंट ऑफ रेंज, वैसे ही कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन. एंड थर्ड मेथड ऑफ लिमिट्स में आ जाता है परसेंटाइल रेंज. परसेंटाइल रेंज कैसे निकलती है? P90 माइनस P10. आपको याद है हमने परसेंटाइल्स भी किए थे पार्टीशन वैल्यूज़ में, तो आपको आता है P90 निकालना, P10 भी निकालना आता है. सो उन दोनों का डिफरेंस, दैट इज परसेंटाइल रेंज. एंड नेक्स्ट इज सेमी परसेंटाइल रेंज, मीन्स डिवाइडेड बाय 2. एंड लास्ट मेथड ऑफ लिमिट इज कोफिशिएंट ऑफ परसेंटाइल रेंज, दैट इज P90 माइनस P10 ओवर P90 प्लस P10. तो अगर मेथड ऑफ लिमिट्स पूछे गए हैं, वैसे तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है. इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेथड ऑफ मूवमेंट्स है, और वो भी जो फर्स्ट एंड सेकंड, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इनमें से एक न्यूमेरिकल तो आना ही आना है 15 मार्क्स का, राइट?
बट इनकी भी प्रैक्टिस हम करेंगे क्योंकि सिंपल है, हम आराम से इसको कर सकते हैं. फाइन. सो दीज आर ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ मेथड ऑफ लिमिट्स. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल पोर्शन. सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज का न्यूमेरिकल. हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज का डेटा गिवन है और हमें कहा गया सारे मेथड ऑफ लिमिट्स फाइंड करो. फर्स्ट इज रेंज. रेंज इज हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू. इस सीरीज की हाईएस्ट वैल्यू इज 96 एंड लोएस्ट वैल्यू 69. सो रेंज आ गई. देन कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ गया, राइट, फॉर्मूला लगा के. नेक्स्ट इज इंटरक्वार्टाइल रेंज. तो हमें Q3 चाहिए, Q1 चाहिए, और आपको पता है कि हम कैसे फाइंड करते हैं इंडिविजुअल सीरीज में क्वार्टाइल्स. सबसे पहले हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए 1 इंटू एन प्लस 1/4 आइटम की वैल्यू फाइंड करते हैं. n इज 8 नंबर ऑफ आइटम्स हैं टोटल, तो n इज 8, यानी हमने 2.25 आइटम की वैल्यू फाइंड करनी है. मैंने आपको बताया था तब. सेकेंड आइटम होती, ये सीरीज देखते हैं, अगर सेकेंड आइटम की बात होती तो 73 है. थर्ड आइटम होता तो 79 है, लेकिन ये 2.25 आइटम है, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, इसको तोड़ देते हैं. पॉइंट से पहले वाला सेकंड आइटम प्लस ये मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ आपको पार्टीशन वैल्यूज़ में. अगर आपको ये नहीं समझ आ रही तो पार्टीशन वैल्यूज़ वाली वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है. 0.25, देन वैल्यू ऑफ थर्ड आइटम माइनस वैल्यू ऑफ सेकंड आइटम, वैल्यूज़ डाल दी. सो दिस इज फर्स्ट क्वार्टाइल. सिमिलरली हमें थर्ड क्वार्टाइल भी निकालना आता है, एंड इन दोनों का डिफरेंस दैट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज. एंड अगर इसको डिवाइडेड बाय 2 करें देन सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, जिसको क्वार्टाइल डेविएशन भी कह देते हैं. एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी हम निकाल सकते हैं. सिमिलरली हम परसेंटाइल रेंज P90 आता है निकालना, हमें भी 10 भी निकालना आता है. इस न्यूमेरिकल में P90, अच्छा अब इस न्यूमेरिकल में एक स्पेशल चीज़ है कि जब हमने P90 निकालने की कोशिश की ना, देन वैल्यू ऑफ हमारा बना 8 पॉइंट फर्स्ट आइटम, तो इसको मैं ब्रेक किया. इट बिकम्स वैल्यू ऑफ 8th आइटम प्लस 0.1 वैल्यू ऑफ 9th आइटम माइनस वैल्यू ऑफ 8th आइटम. अब इस न्यूमेरिकल में टोटल है ही 8 आइटम्स, तो 9th आइटम तो है ही नहीं. सो इट मीन्स इस डेटा का हम परसेंटाइल P90 नहीं निकाल सकते. ऐसे होता है कई बार, ठीक है. तो सिंस द 9th आइटम डज नॉट एग्जिस्ट, वी कैन नॉट फाइंड द परसेंटाइल रेंज. तो हम ये पोर्शन इसका इस न्यूमेरिकल का नहीं निकाल सकते, ठीक है. ऐसे भी हो जाता है. नाउ नेक्स्ट इज इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सेम फॉर्मूलाज हैं. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमने x की हाईएस्ट वैल्यू और x की लोएस्ट वैल्यू देखनी है. x की हाईएस्ट वैल्यू इज 11 एंड x की लोएस्ट वैल्यू इज 4.5. हमने f नहीं देखना रेंज के लिए, ठीक है. सो 11 माइनस 4.5 एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी आप निकाल लोगे. देन क्वार्टाइल्स आपको निकालने आते हैं इसके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के. कैसे, उसके लिए सबसे पहले हम लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे, याद है ना आपको. देन हम Q1 की वैल्यू कैसे निकालते थे, वैल्यू ऑफ दिस Q1 है तो 1 इंटू सिग्मा f/4, यानी इसकी वैल्यू इससे जस्ट ग्रेटर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, देन उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो x होता था. मैं बहुत फास्ट करवा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आपने ऑलरेडी किया हुआ है. तो हमने Q1 निकाल लिया, हमने Q3 निकाल लिया, देन इंटरक्वार्टाइल रेंज आ गई, देन सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज जिसे क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं वो निकाल लिया, देन कोफिशिएंट निकाल लिया. देन परसेंटाइल रेंज के लिए हमें P90 चाहिए, तो P90 भी हमें निकालना आता है. P10 भी हमने निकाल लिया, और उससे हमारे परसेंटाइल वाले भी सारी वैल्यूज़ हमने निकाल ली, ठीक है. सो इसको आप प्रैक्टिस एक बार कर लेना. एंड लास्ट इज इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज. कंटिन्यूस सीरीज के केस में हमें कंटिन्यूस सीरीज दी हुई है और हमें कहा गया सारे मेथड ऑफ लिमिट्स, सारी लिमिट्स फाइंड करनी है, राइट. सो अब देखो कंटिन्यूस सीरीज में रेंज कैसे फाइंड करनी है. हाईएस्ट x की वैल्यू कितनी, 100, यानी लास्ट क्लास की अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास दैट इज 100 एंड लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास, दिस इज फर्स्ट क्लास, इसकी लोअर लिमिट 0. सो 100 हाईएस्ट वैल्यू एंड 0 इज द लोएस्ट वैल्यू, राइट. तो इस तरह रेंज निकालनी है. देन कोफिशिएंट ऑफ रेंज, इंटरक्वार्टाइल, देन इंटरक्वार्टाइल रेंज Q3 Q1 आपको निकालना आता है. कंटिन्यूस सीरीज के केस में सेम वैसे ही जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था. Q3 Q1 आ गया तो हमारे पास इंटरक्वार्टाइल रेंज आ जाएगा, क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा. फिर P90 और P10 निकाल लेंगे तो हमारे पास परसेंटाइल रेंज आ जाएगी, सेमी परसेंटाइल रेंज आ जाएगी एंड कोफिशिएंट ऑफ परसेंटाइल रेंज. सो दिस वाज ऑल अबाउट मेथड ऑफ लिमिट्स. मैंने इसको फास्ट इसलिए करवाया है बिकॉज क्वार्टाइल्स परसेंटाइल्स आपको निकालने ऑलरेडी आते हैं. सो हमेशा याद रखना है कि सेकेंड चैप्टर के लिए हमें फर्स्ट चैप्टर के कंसेप्ट आने चाहिए. इसी तरह जब मैं थर्ड चैप्टर करवाऊंगी तो उसमें सेकेंड चैप्टर के कंसेप्ट यूज़ होंगे, देन फोर्थ चैप्टर में थर्ड चैप्टर के कंसेप्ट यूज़ होंगे, ठीक है. इसलिए लिंक बना हुआ है, सीक्वेंस बनी है, हम कुछ स्किप नहीं कर सकते, राइट. नाउ स्टूडेंट्स, after covering all method of limits, the next topic is method of movements, right. Let us now discuss the first method of movement, that is mean deviation.
और समझ लो कि ये एग्ज़ाम्स में आना ही आना है, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड मोमेंट ऑफ डिस्पर्जन हमारे सिलेबस में नहीं है, सो अब हमने मीन डेविएशन करना है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन करना है, एंड आवर चैप्टर इज ओवर, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद द मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, डेविएशन मीन्स डिफरेंस, दूरी, कितना दूर है, कितना फार है, कितना डेविएटेड है, ठीक है। मीन डेविएशन को एवरेज डेविएशन भी कहते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज एवरेज अमाउंट ऑफ स्कैटर्डनेस। डेफिनेशन को समझने के लिए थोड़ा सा मैं समझाती हूँ आपको, बाकी आपने फॉर्मूला याद करना है और अप्लाई करना है न्यूमेरिकल में, बट थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि मीन डेविएशन का मतलब क्या है। नाउ लेट अस सपोज मेरे पास ये इंडिविजुअल सीरीज़ है, कुछ आइटम्स हैं इंडिविजुअल सीरीज़ की। इसका जब मैंने मीन निकाला इस सीरीज़ का तो ये आया 773, राइट। अब मीन डेविएशन का क्या मतलब कि मेरी हर आइटम इस मीन से कितनी फार अवे है, तो वो कैसे निकालूंगी मैं। 852 माइनस 773, डिफरेंस आ गया, संभाल के रखा। दिस माइनस दिस, डिफरेंस आ गया, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, सब डिफरेंसेस को संभाल लिया। सब डिफरेंसेस को फिर ऐड कर लो, तो वो बताता है कि कितनी दूरी पर है हर नंबर इस सेंट्रल वैल्यू से। सो दैट इज़ मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन सिर्फ मीन से ही नहीं निकलती, मीन डेविएशन मीडियन से भी निकल सकती है, मीन डेविएशन मॉड से भी निकल सकती है, राइट। वो स्टेटमेंट पे जो हमें गिवन होगा, अगर हमें बाय मीन कहा होगा तो हम मीन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर मीडियन कहा होगा तो मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे, अगर मॉड कहा होगा तो मॉड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हो सकता है दो चीज़ें पूछी जाए, मीडियन मीन पूछा जाए, या मीडियन मॉड पूछा जाए, या तीनों पूछे जाएँ, ठीक है। सो फॉर्मूलेज आपको आने चाहिए, आप उस हिसाब से उसको सॉल्व कर लोगे। नाउ लेट अस स्टार्ट विद डेफिनेशन। मीन डेविएशन इज ऑल्सो कॉल्ड एवरेज डेविएशन, इसको एवरेज डेविएशन भी कहते हैं, एंड इट इज़ डिफाइंड एज एवरेज अमाउंट ऑफ स्कैटर्डनेस ऑफ आइटम्स। मैंने बताया ना, आइटम्स कितनी दूरी पर हैं, कहाँ से, फ्रॉम आइदर मीन, मीडियन और मॉड, ठीक है। इग्नोरिंग द साइंस ऑफ डेविएशन, साइन यानी अगर नेगेटिव डेविएशन आ जाती है तो उसको पॉजिटिव ही मानना है, हमें सिर्फ वैल्यू कंसिडर करनी है, साइन कंसिडर नहीं करना। तो उस हिसाब से हमारा फॉर्मूला बना। इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज के केस में मीन डेविएशन अबाउट ए क्यों लिखा, ए इसलिए लिखा कि मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है, मॉड भी हो सकता है। अगर हमें एग्जाम्स में पूछा गया मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो इट मीन्स ए इज़ मीन। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पूछा गया, इट मीन्स ए इज़ मीडियन। मीन डेविएशन अबाउट मॉड पूछा गया, इट मीन्स ए मीन्स मॉड, फाइन। सो कुछ भी ए हो सकता है, आइदर मीन, मीडियन और मॉड। न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या है, इंडिविजुअल सीरीज़ है, सिर्फ हमारे पास एक्स की आइटम्स होती हैं, फ्रीक्वेंसीज नहीं होती। सो सारे एक्स के आइटम्स को पहले ए से माइनस करो। व्हाट इज़ ए, अगेन मीन, मीडियन और मॉड, जो भी हमें गिवन है, ठीक है। न्यूमेरिकल करेंगे देन इट वुड बी मोर क्लियर। सारी एक्स के आइटम्स को ए से माइनस किया, उसका मॉड लिया, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू ली, देन उन पॉजिटिव वैल्यूज़ को सम कर दिया एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, राइट। सो दिस इज इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज़। एंड अगर फ्रीक्वेंसी सीरीज़ आ जाती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें एफ आ जाता है, तो एफ यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यानी सारे एक्स को ए से माइनस किया, उसका मॉड लिया, पॉजिटिव वैल्यू ली, फिर उन पॉजिटिव वैल्यूज़ को एफ के साथ मल्टीप्लाई किया एंड उस कॉलम का सिग्मा लिया, फिर इस कॉलम का, एंड डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। एंड कंटिन्यू सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एज यूजुअल जो डिफरेंस होता है कि एक्स की जगह एक्सएम आ जाता है, मिड वैल्यू आ जाती है। सो लेट अस सी हाउ टू इम्प्लीमेंट दीज फार्मूला। सो अच्छा, एक फार्मूला और होता है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट ए, फिर वही आधा मीन, मीडियन और मॉड, ठीक है। तो आपने कैसे निकालना है कोफिशिएंट, जो भी आपका मीन डेविएशन अबाउट ए आया पिछले फॉर्मूले से, उसको ए से ही डिवाइड कर देना है। चलो लेट अस स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज हमें ये डेटा गिवन है और हमें कहा गया है फाइंड मीन डेविएशन अबाउट ए पार्ट है मीन, बी पार्ट है मीडियन एंड सी पार्ट इज उनके कोफिशिएंट्स भी निकालने हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। तो देखो मीन डेविएशन अबाउट मीन और इंडिविजुअल सीरीज़ है, क्या फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन अबाउट मीन का इंडिविजुअल सीरीज़ में, एफ नहीं होता इसमें, ठीक है। तो एक्स माइनस ए था ना, तो ए की जगह मीन आ गया एक्स बार, मीन मीन्स अर्थमेटिक मीन एक्स बार, ठीक है, ओवर एन। सो दिस इज़ द फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले अर्थमेटिक मीन चाहिए, ठीक है।
सो अर्थमेटिक मीन इंडिविजुअल सीरीज का कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑल आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, हमने कर लिया तो ये अर्थमेटिक मीन आया। फिर फॉर्मूला क्या कहता है कि जितनी एक्स है उनको अर्थमेटिक मीन से माइनस कर दो और उसका पॉजिटिव वैल्यू लो। तो जितने वैल्यूज़ हैं 852, 635, 792 एंड सो ऑन, इन सबको 773 से माइनस कर दिया तो ये वैल्यूज़ आ गई और सबकी पॉजिटिव वैल्यू ली है, राइट। और इस कॉलम का सिग्मा ले लो, सिग्मा ले लिया, इतना आ गया। सो डिवाइडेड बाय 5, नंबर ऑफ आइटम्स आर 5, सो दिस इज मीन डेविएशन अबाउट मीन। सिंपल। दोबारा देखो वीडियो को, 2 बार देखो, 3 बार देखो, फिर क्लियर हो जाएगा, राइट। एंड देन कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे निकलेगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन हमारे पास आ गया डिवाइडेड बाय मीन। देखो यही फॉर्मूला था ना कोफिशिएंट का, मीन डेविएशन अबाउट ए मीन्स आइदर मीन, मीडियन और मॉड, डिवाइडेड बाय आइदर मीन, मीडियन और मॉड जिस पे गिवन है। तो हमने कैसे निकाला, मीन डेविएशन अबाउट मीन की बात हो रही है तो उसको मीन से डिवाइड कर दिया। मीन डेविएशन अबाउट मीन आया था 64.4 एंड अर्थमेटिक मीन वाज दिस, सो इन दोनों को डिवाइड किया तो कोफिशिएंट आ गया, राइट। ये था फर्स्ट पार्ट विद रिस्पेक्ट टू मीन। अब हमने निकालना है थ्रू मीडियन। सो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले से, यानी अर्थमेटिक मीन की जगह मीडियन आ गया। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि सबसे पहले तो हमें मीडियन चाहिए, राइट। सो मीडियन आपको निकालना आता है ना इंडिविजुअल सीरीज़ का, कैसे होता है, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। देन हमारे आइटम्स जो हैं ऑड हैं, सो ऑड आइटम्स के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होता है, याद है आपको पिछला चैप्टर। सो इसमें आया थर्ड आइटम, सो दिस इज़ द मीडियन, ये मैं समझाऊंगी नहीं, आपको ऑलरेडी आता है। सो दिस इज़ द मीडियन, ठीक है। अब मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, सारी एक्स की वैल्यूज़ को मीडियन से माइनस कर दो, राइट, और उसका पॉजिटिव वैल्यू ले लो। तो देखो जितनी भी एक्स की आइटम्स हैं सबको मैंने 792 से माइनस किया और पॉजिटिव वैल्यू ली, ये वैल्यूज़ आ गई। और देन फॉर्मूला सेज कि उसका सिग्मा करो, देन सिग्मा कर दिया, देन डिवाइडेड बाय एन, दैट इज डिवाइडेड बाय 5, तो ये मेरा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आ गया। एंड कोफिशिएंट कैसे आएगा, अगर मैं इसको फिर से मीडियन से ही डिवाइड कर दूँ। सो 792 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, सो दैट इज़ द कोफिशिएंट, राइट। सो मेरे तीनों पार्ट्स हो गए इसमें, मीन डेविएशन अबाउट मीन भी निकाल लिया, मीडियन भी निकाल लिया और उन दोनों के कोफिशिएंट्स भी निकाल लिए। So this was when we are given with the individual series. Next is if we are given with the frequency distribution series. Let us suppose we are given with this data. This is the frequency distribution data, and here we have to find mean deviation about mean, median and mode, and as well as their coefficients. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ and coefficients. Right? इनके coefficients भी निकालने हैं। ओके नाउ सबसे पहले ए पार्ट करेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन, राइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेम एक्स माइनस एक्स बार, अब एफ से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड सिग्मा एफ। सो फॉर्मूला से इसकी हमें सबसे पहले अर्थमेटिक मीन चाहिए। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालता है इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, आपको फॉर्मूला पता है अर्थमेटिक मीन का, सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। तो इट मीन्स हमें एफ एक्स की कॉलम चाहिए, उसका सिग्मा चाहिए, आ गया, सिग्मा एफ चाहिए, आ गया, यहाँ से अर्थमेटिक मीन आ गया, ओके। अब फॉर्मूला कहता है कि सारी वैल्यूज़ को अर्थमेटिक मीन से माइनस करो, तो मैंने सारी वैल्यूज़ को 10.2 यानी अर्थमेटिक मीन से माइनस किया और उसकी पॉजिटिव वैल्यूज़ ली, तो सारी एक्स की वैल्यूज़ को 10.2 से माइनस किया तो ये आ गया। फॉर्मूला कहता है कि इसको एफ से भी मल्टीप्लाई करो, राइट। तो हमने सारे एक्स माइनस एक्स बार्स को एफ के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, राइट। 6.2 इंटू 2, 4.2 इंटू 1, 2.2 इंटू 3, सो ये कॉलम आ गई, इसका सिग्मा आ गया, ठीक है। तो न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर में सिग्मा एफ चाहिए, सिग्मा एफ भी है हमारे पास। सो हमने इस ये कितना आया न्यूमरेटर, ओके यस, ये हमारे पास आया था 48.8। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन न्यूमरेटर आया 48.8 एंड डिवाइडेड बाय 20, सो दिस इज द मीन डेविएशन अबाउट मीन, राइट। एंड कोफिशिएंट कैसे निकालना है, इसको फर्दर मीन से डिवाइड कर दो, मीन इज 10.2 से फर्दर डिवाइड कर दिया, दैट इज द कोफिशिएंट। सो ए पार्ट हमारा हो गया। देन बी पार्ट इज कि मीडियन से फाइंड करना है। सो फॉर्मूला क्या है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का, सारे आइटम्स को मीडियन से माइनस कर दो, पॉजिटिव वैल्यूज़ लो, फिर उस कॉलम को एफ से मल्टीप्लाई कर लो और उसका सिग्मा चाहिए डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सो इट मीन्स वी नीड द मीडियन। सो मीडियन आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का निकालना आता है, वैल्यू ऑफ सिग्मा एफ बाय 2 जैसे भी आप निकालते हो। सो मीडियन हमारा आ गया 10। इट मीन्स सारे एक्स की वैल्यूज़ को 10 से मैंने माइनस करना है, राइट, और पॉजिटिव वैल्यूज़ लेनी है। फिर इस कॉलम को एफ से मल्टीप्लाई करना है, फॉर्मूले के हिसाब से चलता जाना, दैट्स इट। फॉर्मूला आना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसका सिग्मा ले लिया 48, सो न्यूमरेटर आ गया 48, डिनोमिनेटर इज 20, सो
48 divided by 20 is 2.4. So mean deviation about median is 2.4. And its coefficient is, इसको further median से divide कर दो 10 से, median is 10, 10 से divide कर दो, then that's coefficient. फटाफट क्यों हो रहा है? बिकॉज आपको मीन मीडियन मॉड निकालने आते हैं, राइट. नाउ नेक्स्ट इज मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड. अब इसमें आपको एक नई चीज़ बतानी है मैंने. आपको याद है मॉड कैसे निकालते हैं? मॉड निकालने का बहुत लंबा तरीका होता था. पहले ग्रुपिंग टेबल बनाते थे, फिर एनालिसिस टेबल बनाते थे, राइट. उसके बाद हमें मॉड मिलता था. लेकिन ध्यान से सुनो मेरी बात अब, ठीक है. अब इस चैप्टर में अब जो हमारा न्यूमेरिकल था, देखो इसमें मीन डेविएशन अबाउट मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है, मॉड भी निकालना है, तीनों पूछे गए हैं. हमने इन दोनों को निकाल लिया. अब मॉड निकालने की बारी है, राइट. न्यूमेरिकल होगा 15 नंबर का, मैक्सिमम 10 या 15 मार्क्स का होगा, राइट. अगर तो मैं मॉड को ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल से निकालने की कोशिश करूँ तो वो मेरा इतना लेंथी न्यूमेरिकल हो जाएगा कि अगर एक न्यूमेरिकल को मैंने 25 मिनट्स में फ़िनिश करना है तो वो मुझे हो सकता है 40, 45, 50 मिनट्स भी लग जाएँ. तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है. अगर मीन, मीडियन, मॉड तीनों पूछे गए हैं एंड आपको लग रहा है कि मॉड को मैं ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल से करूँगी तो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है, तो आप मॉड को इंस्पेक्शन मेथड से फाइंड करोगे. वो क्या होता है मैं बताती हूँ अभी. लेकिन अगर आपको स्टेटमेंट दी हुई है और आपको सिर्फ मीन डेविएशन अबाउट मॉड ही पूछा गया, अकेला मॉड, मीन मीडियन नहीं पूछे गए, अकेला मॉड ही पूछा गया है, तब आप मॉड को ज़रूर ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल से निकाल लो, राइट. अगर दो पूछे गए हैं, मीडियन एंड मॉड, उस केस में आपकी मर्ज़ी है, मॉड को इंस्पेक्शन मेथड से निकाल लो या ग्रुपिंग एनालिसिस वाले मेथड से निकाल लो. अगर अकेला मॉड का पूछा गया तब तो आप लेंथी वाला करो, ठीक है. अगर 3 पूछे गए हैं तब मॉड को लेंथी वाला मत करो. मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, क्योंकि मार्क्स उतने ही मिलने हैं. और इंस्पेक्शन मेथड से भी मॉड आ सकता है. अब इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है? इंस्पेक्शन मेथड होता है देख के 1 सेकेंड में बता देना मॉड क्या है. अब मॉड की डेफिनेशन क्या थी? मॉड वो एक्स की वैल्यू है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है. अब सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढो, दैट इज 6. कौन से एक्स की है? 10. तो सीधा आ गया 10 मॉड. सो दिस इज द इंस्पेक्शन मेथड कि देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला वैल्यू कौन सी है और वो किस एक्स की है, दैट इज द मॉड. So using inspection method we get that the highest frequency is 6 corresponding to x equals to 10. So mod is 10. सीधा आ गया mod. अदरवाइज अगर अकेले मॉड से ही पूछा गया होता मीन डेविएशन तो ज़रूर मैंने ग्रुपिंग और एनालिसिस मेथड यूज़ करना था, तब भी 10 ही मॉड आना था, ठीक है. अब मीन डेविएशन अबाउट मॉड में x माइनस मीन और मीडियन की जगह मॉड आ गया एंड देन f, सेम फॉर्मूला रहता है, राइट. सो सबसे पहले मॉड निकल गया. अब नेक्स्ट इज़ मैं सारे x को मॉड से माइनस करूं और पॉजिटिव वैल्यूज़ लूं. नेक्स्ट इज इस कॉलम को f से मल्टीप्लाई करूं, इसका सिग्मा लूं. सो दिस इज़ अ न्यूमरेटर पार्ट, डिनोमिनेटर इज़ 20. तो ये मेरा आ गया मीन डेविएशन अबाउट मॉड, राइट. एंड कोफिशिएंट निकालने के लिए फर्दर इसको मॉड से डिवाइड करूँगी, राइट. सो दिस वॉज इफ़ यू आर गिवन विद द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ नेक्स्ट कंटिन्यूस का भी आप कर लोगे बट मैं समझा देती हूँ. अगर हमें कंटिन्यूस सीरीज गिवन है, राइट, like we are given this data and we are asked to find mean deviation about mean, median and mode. मैं तीनों इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, आपको एक बार समझ आ जाए कैसे करना है. बाकी एग्जाम्स में कोई एक से ही आता है, मैक्सिमम मीन और मीडियन से ही आता है, बट मॉड का भी आपको आना चाहिए. सेम मेथड है, राइट. सो सबसे पहले मीन डेविएशन अबाउट मीन. सो सबसे पहले हमें अर्थमेटिक मीन चाहिए और कंटिन्यूस सीरीज का अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है? पहले एक्सएम निकालते हैं, देन एफ इंटू एक्सएम का सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ. सो सबसे पहले हमने अर्थमेटिक मीन निकाला. सो सिग्मा एफ एक्सएम इज़ 4260 डिवाइडेड बाय 100. सो मेरा मीन आ गया 42.6. देन फॉर्मूला से इसकी सारे एक्स मिड्स को, अब एक्स मिड आ गया, ठीक है, सारे एक्स मिड्स को मीन से माइनस करो तो 5, 15, 25 जितने भी एक्स मिड्स हैं ये वाले, इन सब को मैंने 42.6 से माइनस किया और पॉजिटिव वैल्यूज़ ली, ये वैल्यूज़ आ गई. फिर इस कॉलम को एफ से मल्टीप्लाई भी करना है. सो 37.6 इंटू 3, देन 27.6 इंटू 8, लाइक दैट, ठीक है. तो ये कॉलम आ गई. इसका देन सिग्मा ले लिया बिकॉज फॉर्मूले में सिग्मा चाहिए, ले लिया. देन सिग्मा एफ इज़ 100. सो इन दोनों को डिवाइड किया, देखो 1499.2 और 100 को डिवाइड किया. सो हमारे पास मीन डेविएशन अबाउट मीन आ गया, ठीक है. एंड मीन डेविएशन अबाउट मीन कोफिशिएंट इसका कैसे आएगा? फर्दर इसको मीन से डिवाइड कर लो, राइट. सो कोफिशिएंट आ गया. नेक्स्ट इज़ फ्रॉम मीडियन. सो मीडियन निकालने के लिए मीडियन चाहिए. मीडियन कैसे होता है? कंटिन्यूस सीरीज़ का लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, राइट.
देन इसकी वैल्यू देन दैट इज़ 50, 50 से जस्ट ग्रेटर द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 71, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास आ गई। तो क्लास से हम मीडियन फाइंड करते हैं, तो मीडियन हमारे पास 41.6 आ गया। देन सारे एक्स मिड्स को मीडियन से माइनस करना है, एफ से मल्टीप्लाई करना है, उसका सिग्मा लेना है, राइट। सो ये मेरा आ गया 1507.2 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। सो ये मेरा मीन डेविएशन और मीडियन आ गया। एंड कॉफिशेंट के लिए फर्दर इस टर्म को मीडियन से ही डिवाइड करना है। मीडियन 41.6 थी, तो दैट इज द कॉफिशेंट, राइट। एंड मॉड के लिए मुझे मॉड चाहिए, तो मैंने इंस्पेक्शन मेथड यूज़ किया। वाई? बिकॉज मेरे न्यूमेरिकल में तीनों पार्ट्स पूछे गए हैं। अगर अकेला मॉड पूछा जाता तो डेफिनेटली मैं ग्रुपिंग और एनालिसिस मेथड ही यूज़ करती। सो मैंने क्या देखा इंस्पेक्शन मेथड से कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज़ 25, ठीक है। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्लास कौन सी है? 40 to 50। तो 40 to 50 मेरी मॉडल क्लास आ गई। फिर मैंने हमेशा इसको चेक करती होती हूँ कि ज़ीरो है कि नहीं। ये ज़ीरो नहीं है, तो मैंने पहला वाला फॉर्मूला लगाया मॉड का, तो 42.5 आया मॉड। देन सारे एक्स मिड्स को मॉड से माइनस किया, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, इसका सिग्मा लिया, ठीक है। इसको सिग्मा एफ से डिवाइड किया, देन ये मीन डेविएशन बाय मॉड आ गया। इसको फर्दर मॉड से डिवाइड किया तो उसका कोफिशिएंट भी आ गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट मीन डेविएशन एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर मीन डेविएशन इज स्टैंडर्ड डेविएशन. We have already covered all the method of limits, and in method of movements we have covered mean deviation. Now it's the time of standard deviation, and standard deviation is also very very important, just like mean deviation. And third movement of dispersion is not in a syllabus, so it means standard deviation करने के बाद this chapter is over. So let us discuss what is standard deviation. स्टैंडर्ड डेविएशन की सबसे पहले डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज पॉजिटिव स्क्वायर रूट. सो मैं डेफिनेशन डिस्कस करने के साथ साथ इसका फॉर्मूला भी बनाती हूँ, राइट. इट इज़ डिफाइंड एज पॉजिटिव स्क्वायर रूट. तो हमने स्क्वायर रूट ले लिया, किसका स्क्वायर रूट? ऑफ अरिथमेटिक मीन. किसी चीज़ की अरिथमेटिक मीन का. अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है सिग्मा ऑफ समथिंग ओवर एन. तो किसका अरिथमेटिक मीन? स्क्वायर्स का. स्क्वायर लगा दिया. किसकी स्क्वायर्स? डेविएशंस यानी डिफरेंस ऑफ आइटम्स फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन. आइटम्स का अर्थमेटिक मीन से डिफरेंस का स्क्वायर का अर्थमेटिक मीन का अंडर रूट. सो दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन. तो इतना डेफिनेशन को समझने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमने फॉर्मूलाज लर्न करने हैं. एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑल्सो इज डिनोटेड बाय सिग्मा. स्टैंडर्ड डेविएशन की को इस तरह डिनोट करते हैं सिग्मा से, ठीक है. ये भी सिग्मा होता है, ये भी सिग्मा होता है, दोनों का नेम सिग्मा होता है, राइट. बट ये इसका मतलब होता है सम, समेशन. इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन. नाउ द फॉर्मूलाज. इंडिविजुअल सीरीज के केस में स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला है? अंडर रूट लेना ही लेना है, ठीक है. देन जितनी ऑब्जर्वेशंस है सबको अरिथमेटिक मीन से माइनस करो. इट मीन्स हमने सबसे पहले अरिथमेटिक मीन निकालना पड़ेगा, राइट. तो जितने भी आइटम्स हैं सबको अरिथमेटिक मीन से माइनस करेंगे. जो माइनस वाली टर्म आएगी फिर उसका स्क्वायर करेंगे, फिर उस कॉलम का समेशन करेंगे, एंड फिर नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करेंगे बिकॉज इंडिविजुअल सीरीज है, इसमें फ्रिक्वेंसी नहीं होती. और फिर उसका अंडर रूट करेंगे. न्यूमेरिकल करेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में x माइनस एक्स बार का जब स्क्वायर किया तो उस कॉलम को फिर f से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट. एंड कंटिन्यू सीरीज में x की जगह xm आ जाता है. बाकी फॉर्मूला हमेशा सेम होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला ही, राइट. तो ये न्यूमेरिकल से फॉर्मूलाज और क्लियर होंगे. सो इसीलिए मैं इतने डिटेल में इनको भी नहीं बता रही. स्टैंडर्ड डेविएशन के टॉपिक में कुछ और फॉर्मूलाज हैं हमने करने हैं. एक है वेरिएंस. वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर. जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया है चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज़ है या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और इट इज़ कंटिन्यूस सीरीज़, कोई भी सीरीज़ हमें गिवन है, जब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया उस सीरीज़ का, उसको अगर स्क्वायर कर देंगे देन इट बिकम्स अ वेरिएंस. यानी स्क्वायर रूट नहीं लेना, स्क्वायर कर दिया देन इट बिकम्स अ वेरिएंस. यानी स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ वेरिएंस, ठीक है. एक और फॉर्मूला हमने इस टॉपिक में करना है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन, राइट. एंड लास्ट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. इसको सीवी कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, इसको अर्थमेटिक मीन से डिवाइड कर दो एंड 100 से मल्टीप्लाई कर दो. यानी कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बनेगा. एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज ऑल्सो इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, राइट. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए स्टैंडर्ड डेविएशन का. नाउ फॉर इंडिविजुअल सीरीज,
लेट सपोज वी आर गिवन दिस डेटा, नाउ दिस इज इंडिविजुअल सीरीज डेटा, राइट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं है, एंड वी हैव टू फाइंड ऑल द वैल्यूज, वी हैव टू फाइंड अर्थमेटिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, राइट। सो कैसे फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज के केस में ये होता है x माइनस एक्स बार, यानी सारे वैल्यूज़ को अर्थमेटिक मीन से माइनस करना है। इट मीन्स वी नीड अर्थमेटिक मीन। सो सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज़ का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। इंडिविजुअल सीरीज़ का अर्थमेटिक मीन कैसा होता है, सारे आइटम्स को सम कर दो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। तो जब सब आइटम्स को सम कर दिया, इट बिकम्स 440 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स आर 10, सो अर्थमेटिक मीन कम्स टू बी 44। ठीक है, अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, तो हमें सारे आइटम्स को पहले 44 से माइनस करना है। तो मैंने ये कॉलम बनाई सारे आइटम्स को 44 से माइनस करने वाली। सो 53 माइनस 44, 58 माइनस 44, 25 माइनस 44 एंड सो ऑन, कुछ पॉजिटिव आई वैल्यूज़, कुछ नेगेटिव आई, राइट। फिर फॉर्मूला क्या कहता है कि इसको स्क्वायर भी करो, x माइनस एक्स बार जो निकाला है उसका स्क्वायर भी करो। तो इस कॉलम का हमने स्क्वायर कर दिया, 9 स्क्वायर, 14 स्क्वायर, माइनस 19, माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर के बाद, राइट। तो ये सारे वैल्यूज़ का स्क्वायर कर दिया और फिर इसका सिग्मा लिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, और प्रैक्टिस से आएगा ये, ठीक है। इसका सिग्मा लिया तो इतना आया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स 10, डिवाइड किया, अंडर रूट किया, सो दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। एक बार स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाए फिर बाकी चीज़ें निकालना तो बहुत ईजी है। वेरिएंस क्या होगा, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि ये रूट स्क्वायर रूट ना लगाओ, दैट इज वेरिएंस, यानी 1166 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 116.6 इज वेरिएंस। सो दिस इज वेरिएंस, राइट, हमने स्क्वायर रूट ना लगाओ, ठीक है। सो दैट इज वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जितना आया डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया था हमारा, 10.798 डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन वाज 44, सो दैट इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे आएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को 100 से मल्टीप्लाई कर लो, so 24.54, and it is always expressed in percentage, so this is the coefficient of variation. Now frequency distribution में x की वैल्यूज और f की वैल्यूज गिवन होती हैं and we have to find all the values, right। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है। द फॉर्मूला इज दिस, यानी सारी x की वैल्यूज को पहले उसके अर्थमेटिक मीन से माइनस करो, सो वी नीड अर्थमेटिक मीन। सो सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थमेटिक मीन आपको आता है कैसे निकलता है। द फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, आपने खूब प्रैक्टिस की हुई है, राइट। तो सबसे पहले हमें सिग्मा एफ एक्स की कॉलम चाहिए, एफ एक्स की कॉलम, यानी एफ इंटू एक्स, 2 इंटू 10, 4 इंटू 8, 6 इंटू 8, तो एफ एक्स की कॉलम आ गई। इसका सम कर लिया, कितना आया 220 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, दैट इज 40, सो अर्थमेटिक मीन कम्स टू बी 5.5। अब हमने क्या करना है, फॉर्मूले के हिसाब से चलते जाना है। फॉर्मूला कहता है कि सारे आइटम्स को पहले अर्थमेटिक मीन से माइनस करो, ये वाली कॉलम बनाओ। तो हमने x माइनस 5.5 वाली कॉलम बना दी, 2 माइनस 5.5, 4 माइनस 5.5, 6 माइनस 5.5 कॉलम बना ली। फिर फॉर्मूला कहता है कि ये जो कॉलम बनाई है इसको स्क्वायर कर दो, फिर हमने इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस 3.5 का स्क्वायर किया तो पॉजिटिव वैल्यू हो गई 12.25, 1.5 का स्क्वायर किया तो ये आ गया, 0.5 का स्क्वायर किया तो ये आ गया। देन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इस टर्म को हमें f से भी मल्टीप्लाई करना है। सो ये जो कॉलम आई है इस कॉलम को हमने f से मल्टीप्लाई करना है। सो 12.25 मल्टीप्लाई बाय 10, 122.5, 2.25 मल्टीप्लाई बाय 8, 18, राइट। ये मैंने लिखा, हिंट लिखा हुआ है कि ऐसे हमने इस कॉलम को फाइंड करना है। फिर इस कॉलम का सिग्मा लेना है, जो कॉलम बनाई है इसका सिग्मा चाहिए, दैट कम्स टू बी 286। सो न्यूमरेटर इज 286, डिनोमिनेटर सिग्मा एफ इज 40, उसका अंडर रूट लिया तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ही आ गया। मेन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। एक बार स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आए देन वेरिएंस तो सिंपल है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर यानी कि ये टर्म बिना स्क्वायर रूट के, सो दैट इज वेरिएंस। एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना भी ईजी है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन बाय अर्थमेटिक मीन, ये आ गया। एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो एंड परसेंटेज का साइन लगा दो, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, राइट। नाउ लास्ट इज इन द केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज समझाने के लिए ना मैंने कुछ एक ऐसा न्यूमेरिकल लिया है जिसमें मैं कंटिन्यूस सीरीज का कंसेप्ट आपको समझा ही पाऊंगी, प्लस एक और कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर पाऊंगी, राइट। अब इस न्यूमेरिकल को ध्यान से समझो। इस न्यूमेरिकल में क्या है, टेबल गिवन है। टेबल किस चीज़ का गिवन है कि दो विलेजेस हैं, विलेज 1 एंड विलेज 2, राइट।
इनकी नंबर ऑफ फैमिलीज गिवन है, विलेज 1 में 45 फैमिलीज, 20 फैमिलीज, ठीक है, एंड विलेज 2 में इतनी फैमिलीज हैं। क्या है इन फैमिलीज का, ये ये है साइज ऑफ फार्म्स ऑफ विलेजेस या एकर्स में, यानी 3 एकर्स से 6 एकर्स का फार्म 45 फैमिलीज के पास है विलेज 1 में। आई रिपीट, विलेज 1 में 45 फैमिलीज ऐसी हैं, 45 घर ऐसे हैं जिनके पास फार्म 3 to 6 एकर्स का है। 20 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास फार्म 6 to 9 एकर्स का है। 35 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास फार्म 9 to 12 एकर्स का है, एंड सो ऑन। ऐसे ही विलेज 2 में दिया हुआ है, विलेज 2 में 30 फैमिलीज है जिनके पास 3 to 6 एकर्स का फार्म है। 275 फैमिलीज हैं जिनके पास 6 to 9 एकर्स का फार्म है। तो इस तरह ये डेटा दिया हुआ है। कहने का मतलब इसमें दो डेटाज हैं। सबसे पहले अगर हम विलेज 1 का डेटा लेना चाहते हैं तो हम क्या लेंगे, हम इसको एक्स की कॉलम बनाएंगे, ये फिर कंटिन्यूस सीरीज है, और ये एफ की कॉलम बन जाएगी विलेज 1 के केस में। ये दो कॉलम्स यूज़ करके हम स्टैंडर्ड एविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन, ये सब निकाल लेंगे, राइट। विलेज 2 का डेटा टेबल कैसे बनाएंगे, विलेज 2 के टेबल के लिए एक्स यही रहेगा एंड फ्रीक्वेंसीज ये हो जाएंगी। तो ये दो कॉलम्स यूज़ करके हम विलेज 2 का टेबल बनाएंगे, ठीक है। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि फाइंड विच विलेज हैज़ मोर वेरिएबिलिटी इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ फार्म्स। मोर वेरिएबिलिटी, अब इसका क्या मतलब, ना इसमें स्टैंडर्ड एविएशन कुछ पूछा है ना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जैसे पिछले न्यूमेरिकल से उसमें तो वैल्यूज़ पूछी गई थी, बट इसमें स्टेटमेंट पूछी गई। इसमें पूछा गया कि बताओ कौन सा विलेज है जिसमें ज़्यादा वेरिएबिलिटी इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ फार्म्स। बस आपने ये वर्ड देखना है, ज़्यादा वेरिएबिलिटी निकालनी है, वो विलेज निकालना है जिसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझो, जो हम ये टर्म करते आ रहे हैं ना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, पिछले हर न्यूमेरिकल में हमने निकाली कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका एक मतलब होता है। इसका मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताता है कि कोई चीज़ कितनी वेरी कर रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले विलेज 1 का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, हम स्टैंडर्ड एविएशन निकाल लेंगे, अर्थमेटिक मीन निकाल के, देन हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेंगे इस सीरीज़ का, परसेंटेज में आ गया। उसके बाद हम विलेज 2 का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे, सीवी निकालेंगे। फिर इन दोनों विलेजेस में से जिसका सीवी ज़्यादा होगा, जिसकी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगी, उसे हम कहेंगे ये मोर वेरिएबल है, राइट। हमने क्या करना है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा न्यूमेरिकल है बिकॉज दो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। एक तो आपको समझ आ जाएगी कंटिन्यू सीरीज़ में हमने स्टैंडर्ड एविएशन, सीवी, ये सब कैसे निकालना है। दूसरा आपको वेरिएबिलिटी का समझ आ जाएगा। अगर हमें दो डेटास को कंपेयर करके कहा गया है कि बताओ कौन सा मोर वेरिएबल है, तो वो वाला मोर वेरिएबल होगा जिसका सीवी ज़्यादा है, बिकॉज सीवी का फुल फॉर्म है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो जिसकी वेरिएशन ज़्यादा है उसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। एक ही वर्ड है वेरिएशन एंड वेरिएबिलिटी। ओके, न्यूमेरिकल उल्टा भी आ सकता है। कैसे आ सकता है, पूछा जा सकता है फाइंड विच विलेज हैज़ मोर कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ फार्म्स। सो कंसिस्टेंसी वर्ड वेरिएबिलिटी से ऑपोजिट है। सो कंसिस्टेंसी उस विलेज की ज़्यादा होगी जिसका सीवी कम है, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है। जिसका वेरिएशन कम है उसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा है, ठीक है। तो वो न्यूमेरिकल भी मैं आपको असाइनमेंट में दूंगी, कंसिस्टेंसी वाला। Now coefficient of variation CV is used to find the extent of variation in the data, कि डेटा कितना वेरी कर रहा है। More the CV, जितना ज़्यादा coefficient of variation होगा, more is the variability of data, उतनी डेटा की वेरिएबिलिटी ज़्यादा, डेटा ज़्यादा वेरी कर रहा है, राइट। एंड लेस इज द CV, जितना कम coefficient of variation होगा इसका मतलब डेटा बहुत कम वेरी कर रहा है, यानी कंसिस्टेंट है डेटा, राइट। सो ये चीज़ है। चलो अब न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। So in given numerical we will find CV of both series individually, दोनों villages का हम CV find करेंगे, ठीक है। Both the series are continuous series and the village which has more CV will be more variable in terms of size of farm. So जिसका CV ज़्यादा होगा वो village हमारा आंसर होगा, राइट। सो अब हमने दो कंटिन्यूस सीरीज़ को इसमें सॉल्व करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विलेज 1 का मैंने टेबल बना लिया। देखो कैसे बनाया, एक्स की वैल्यूज़ ले ली और एफ की वैल्यूज़ कौन सी ली, 45, 20, 35, 50, 200 विलेज 1 की वैल्यूज़। सो ये टेबल है मेरा पहला, राइट। सो हमने अब क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज़ है, राइट, कंटिन्यूस सीरीज़ के केस में फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड एविएशन का,
x mid minus x bar. So it means we need x mid values and we need arithmetic mean. तो सबसे पहले हम एक्स मिड निकालेंगे। तो हमने इस सीरीज का एक्स मिड निकाल लिया। एक्स मिड आपको निकालना आता है, मैंने बताया था कैसे निकालते हैं। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 3 + 6 9 डिवाइड बाय 2 4.5। 9 + 6 दैट इज 15 डिवाइडेड बाय 2 7.5। तो इस तरह मिड वैल्यूज़ निकालते हैं, आपको ऑलरेडी आती है राइट। हमने एक्स एम निकाल लिया। अब फॉर्मूला के हिसाब से एक्स एम को एक्स बार से अर्थमेटिक मीन से माइनस करना है। सो इट मीन्स वी नीड अर्थमेटिक मीन। तो कंटिन्यूस सीरीज का अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है? एफ इंटू एक्स एम। सो एफ इंटू एक्स एम की कॉलम बनानी पड़ेगी। 45 इंटू 4.5, 20 इंटू 7.5, 35 इंटू 10.5 लाइक दैट। ठीक है, तो हमने एफ एक्स एम की कॉलम बना ली। एफ एक्स एम का सिग्मा चाहिए अर्थमेटिक मीन के लिए, सिग्मा एफ चाहिए। इन दोनों को डिवाइड किया, 10350 डिवाइडेड बाय 650, तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन आया। अब हर एक्स एम को अर्थमेटिक मीन से माइनस करना है। दिस इज द अर्थमेटिक मीन। हर एक्स एम को अर्थमेटिक मीन से माइनस करना है राइट। तो 4.5 माइनस 16.6935, 7.5 माइनस 16 हर नंबर को 16.6935 से माइनस करना है हर एक्स एम को। तो ये वैल्यूज़ आ गई, कुछ नेगेटिव आई कुछ पॉजिटिव आई। ठीक है, करके देखना राइट। फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली इसका स्क्वायर चाहिए, तो इस कॉलम का हमने स्क्वायर कर लिया, सब वैल्यूज़ पॉजिटिव हो गई। फिर उनको एफ से मल्टीप्लाई भी करना है, तो हमने ये स्क्वायर वाली कॉलम को एफ से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, और इसका हमें सिग्मा चाहिए, तो इसका सिग्मा आ गया राइट। 15726 पॉइंट, काफ़ी बड़ा नंबर आया है। डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ 6 to 20 है, अंडर रूट ले लिया, दैट इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना ही एक चैलेंज होता है, वो निकल जाए तो बाकी तो सी वी निकालना इज़ वेरी सिंपल। अब आपको मैं कुछ शॉर्टकट्स बताती हूँ कैसे सॉल्व करो। आप ऐसे करो जैसे आपके हैंड में कैलकुलेटर है राइट। आपने सबसे पहले एक्स एम माइनस एक्स बार को निकाला। आपने क्या किया, इस अभी सारा टेबल खाली है, कुछ नहीं हमने सॉल्व किया राइट, टेबल खाली है। हम कैसे, मैं कैसे करती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ कि 4.5 माइनस 16.6935 लिख लिया कैलकुलेटर पे, मेरा आंसर आ गया, मैंने ये आंसर लिख दिया। साथ में ही कैलकुलेटर में मैंने उसका स्क्वायर भी कर लिया ताकि ये नंबर मुझे दोबारा टाइप ना करना पड़े। स्क्वायर कर लिया तो ये आ गया। साथ में ही मैंने इस नंबर को 45 से मल्टीप्लाई कर लिया एफ से, ताकि ये आ गया। यानी मैं इस तरह डेटा फिल करती हूँ दिस वे। पहले ये तीनों वैल्यूज़ निकाल ली। अब दूसरी वैल्यू कैसे निकाल ली, 7.5 माइनस दिस अर्थमेटिक मीन, ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में मैंने इसका स्क्वायर निकाल लिया, तो साथ में मैंने इसका स्क्वायर ले लिया, नंबर टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। साथ में इस नंबर को मैंने 20 से मल्टीप्लाई भी कर दिया राइट। तो मैं इस तरह करती हूँ तो हो जाता है काम ईजी, मुझे बार बार नंबर टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक ही बार मैं नंबर का एक्स माइनस एक्स बार निकाल लेती हूँ, उसी टाइम उसका स्क्वायर भी कर लेती हूँ, उसी टाइम उसका एफ से मल्टीप्लाई भी कर लेती हूँ राइट। हाँ, बाद में इन सबको ऐड करना पड़ेगा। ओके, एक तो मैंने आपको ये बात बतानी थी, एक मैंने आपको और बात बतानी है, ध्यान से सुनो। मैंने आपको ये बात बतानी थी कि जब आप कुछ कैलकुलेशन करते हो तो हो सकता है कैलकुलेटर में डेसिमल के बाद बहुत ज़्यादा डिजिट्स आ जाएं, बट आपने हमेशा 4 डिजिट्स लेने हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट और राउंड ऑफ करके। इसका क्या मतलब, सपोज मैंने जो कुछ कैलकुलेशन की तो मेरा नंबर आया 2.6943729, इस तरह का नंबर आया। अब मैं इतना बड़ा नंबर नहीं लूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा हम 4 डेसिमल डिजिट्स ले लें तो सफिशेंट है। पर मैंने राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ का मतलब है मैंने 4 डेसिमल डिजिट्स लिए, ठीक है, मैंने 5th नंबर देखा, 5th नंबर चेक किया, क्या ये नंबर 5 या 5 से ग्रेटर है। इफ़ येस तो पिछले नंबर को मैं एक ऐड कर दूंगी, 43 की जगह 44, तो मेरा नंबर बन जाएगा 2.6944 आफ्टर राउंड ऑफ, ये नंबर मैं लूँगी। और अगर ये नंबर 7 की जगह 4 होता, यानी 5 से छोटा होता, तो मेरा नंबर क्या रहता, 6943 ही रहता, फिर 6943 ही रहता। फिर मैं 3 को 4 नहीं बनाती बिकॉज ये 5th नंबर 5 से छोटा है, इसे कहते हैं राउंड ऑफ करना। सो इस तरह मैंने ये कैलकुलेशंस की हैं। हो सकता था कि यहाँ पे 48 होके आगे कुछ और नंबर होता जो 5 से बड़ा होता, तो इसलिए मैंने 49 कर दिया राइट। सो आपने 4 डिजिट्स लेने डेसिमल के बाद ताकि आपको कैलकुलेशंस करनी इजी हो जाए, 4 नंबर्स को ही संभालना पड़े, प्लस रिजल्ट भी एक्यूरेट आए राइट। सो हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, सम निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया।
फिर CV निकाल लिया, स्टैंडर्ड एविएशन ओवर अर्थमेटिक मीन, ठीक है, स्टैंडर्ड एविएशन डिवाइडेड बाय दिस अर्थमेटिक मीन इनटू 100, तो मेरा 30.17% आया विलेज 1 का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसी तरह मैंने विलेज 2 का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला। अब देखो मैंने एक्चुअली गलत डेटा कॉपी कर लिया था, मैंने विलेज 1 की फ्रीक्वेंसी कॉपी कर ली थी दोबारा से। अब हमने विलेज 2 की फ्रीक्वेंसी, एक्स तो सेम रहेगा, विलेज 2 की फ्रीक्वेंसीज कॉपी करनी है, 32, 75, 400, 260, 25, ठीक है, ये लेके अब हमने इस टेबल को सॉल्व करना है। तो एक्स मिड निकाला, एफ एक्स एम निकाला, राइट, देन एक्स एम माइनस एक्स बार निकाला, स्क्वायर किया, देन एफ से मल्टीप्लाई भी किया, राइट। उसके बाद इसका सम लिया, अच्छा इसका सम लिया था अर्थमेटिक मीन के लिए, अर्थमेटिक मीन आ गया, देन ये स्टैंडर्ड एविएशन के लिए यूज़ हुआ, अंडर रूट ले लिया, स्टैंडर्ड एविएशन आ गया। मैं फटाफट बता रही हूँ इसीलिए बिकॉज ये आप ऑलरेडी समझ चुके हो। देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला, तो इस विलेज का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया 29.4374। अब देखो विलेज 1 का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आया था 30.17%, विलेज 2 का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आया इतना। यहाँ तक क्लियर है? अब बिकॉज हमने फाइंड करना था कि कौन से विलेज का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है, वेरिएबिलिटी है, कौन सा विलेज मोर वेरिएबल है। सो हम देखेंगे कौन से विलेज की CV ज़्यादा है, तो हमें पता लग रहा है कि विलेज 1 की CV ज़्यादा है। सो वी राइट सिंस CV ऑफ विलेज 1 इज मोर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ विलेज 2, देयरफॉर विलेज 1 इज मोर वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ फार्म, सो आंसर इज विलेज 1। लेकिन अगर क्वेश्चन ऑपोजिट होता, पूछा जाता कि बताओ कौन सा विलेज ज़्यादा कंसिस्टेंट है, तो आंसर होता विलेज 2, जिसकी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है वो कंसिस्टेंट है, जिसकी वेरिएशन कम वो कंसिस्टेंट, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टैंडर्ड एविएशन, एंड विद दिस द चैप्टर 2 इज ऑल्सो फिनिश्ड। थैंक यू।